ठीक है। चैप्टर नंबर 2, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर दैट इज पेक्यूलियर बिहेवियर और अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, उसका नाम है पेक्यूलियर और अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये पेक्यूलियर या अनोमलस बिहेवियर से क्या मुराद है? तो बेसिकली जो पेक्यूलियर बिहेवियर से का मतलब होता है, दैट मीन्स कि अपने ग्रुप मेंबर के लिहाज से अगर एक एलिमेंट कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है तो ऐसे बिहेवियर को हम नाम देते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर का, या फिर उसको नाम देते हैं अनोमलस बिहेवियर का। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा जो ग्रुप का पहला मेंबर होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की निस्बत थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट शो करता है, वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट शो करता है। इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज के शो करने को हम कहते हैं पेक्यूलियर बिहेवियर। जैसे कि अगर हम बात करें 1A मेटल्स की, यानी कि अल्कली मेटल्स की, तो उसके अंदर जो लिथियम है वो पहला मेंबर है, तो दैट विल शो द डिफरेंट बिहेवियर। अगर आप सेकंड ए की मेटल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर बेरिलियम पहला मेंबर है और वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। बोरान फैमिली में बोरान डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। कार्बन फैमिली में कार्बन डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, और हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन। तो उसकी रीजन क्या है कि जो पहला मेंबर होता है वो हमेशा अपने ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसकी कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर लिथियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो स्टार्ट करते हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। In many properties, lithium shows different behavior from other alkali metals. The deviation from the regular trend is due to the following reasons. अब यहाँ पर ये जो reasons हैं ये short question में आ सकती हैं कि why lithium behave peculiar nature। तो lithium जो है वो क्यों peculiar nature जो है वो show करता है, तो उसकी reasons हम देखते हैं। पहली रीजन है उसके अंदर इट्स स्मॉल अटोमिक साइज एंड स्मॉल आयनिक साइज। इसका जो अटोमिक साइज है वो भी बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत में काफ़ी स्मॉल है, और इसका आयनिक रेडियस या आयनिक साइज भी काफ़ी स्मॉल है। अगर आप इसके अटोमिक साइज की बात करें तो दैट इज़ 123 पिकोमीटर, और अगर आप इसके आयनिक रेडियस की बात करें तो दैट इज़ 60 पिकोमीटर, जिसका मतलब है कि इसका साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल है। अब जब साइज स्मॉल होता है तो लिथियम पॉजिटिव आयन जब बनता है, हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या है, दैट इज चार्ज ओवर साइज रेशो। अब चार्ज ओवर साइज है तो मैंने पहला पॉइंट ये बताया कि साइज स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होगा तो डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिथियम पॉजिटिव आयन की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज मच हायर देन अदर अल्कली मेटल्स। बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ये डिफरेंट बिहेवियर जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से शो करेगा। तीसरा पॉइंट, द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन इज ओनली स्क्रीन्ड बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हम जिसको कहते हैं वो होता है ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जब लिथियम पॉजिटिव आयन बनाता है तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जानते हैं 1s2 2s1, एटॉमिक नंबर इसका 3 है। अब अगर आप इस केस में देखें तो जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा तो देयर इज ओनली 2 electrons are present in their first shell, that is 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में मौजूद हैं जो कि इसके न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं, जो इसके न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन कर रहे हैं या न्यूक्लियर चार्ज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास जो लिथियम का आयन है उसका न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्ड होता है। तो ये दैट मीन्स कि बहुत कम शील्डिंग इफेक्ट है, और जब शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इसका मतलब है उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन एनाइंस के लिए काफी ज्यादा होगी। तो यही बात हम यहाँ पर दिखते हैं कि लिथियम पॉजिटिव आयन जो है इसकी स्क्रीनिंग कैपेसिटी या इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं जब ये लिथियम पॉजिटिव आयन बना लेता है, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से जो है इसकी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब इसी की वजह से अगर आप इससे आगे चलें तो इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव रादर देन अदर अल्कली मेटल्स। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। क्यों? तो इसलिए कि इसका साइज छोटा है, और जब साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से मुराद यह है कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो लिथियम पहला मेंबर है और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी भी बड़ी ज्यादा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो इट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अदर अल्कली मेटल्स। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रादर देन अदर अल्कली मेटल्स। ये आपने नहीं सोचना कि वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसकी वैल्यू है तो ये कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अदर अल्कली मेटल्स की निस्बत हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि दैट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट आल्सो हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी ज्यादा है, 520 किलो जूल पर मोल है। हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और ये पहला मेंबर है तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अच्छा, यहीं से हम एक पॉइंट और बना सकते हैं, वो क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक होता है रिएक्टिविटी के साथ। आप जानते हैं रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो यही हम आगे चल के देखेंगे भी कि लिथियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत जो है वो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। इसके अलावा इट हैज हाई पोलराइजिंग पावर। इसकी पोलराइजिंग पावर बड़ी ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर डिपेंड किस पे करती है? तो दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और पिछले चैप्टर के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है उतना कोवलेंट करैक्टर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसके जो ज्यादातर कंपाउंड्स बनेंगे वो कोवलेंट इन नेचर होंगे। ये बात हम आगे चल के पेक्युलर बिहेवियर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो इसका मतलब कि हाई पोलराइजिंग पावर जो है वो इसकी होती है और वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। और चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली जो है वो हम जानते हैं चार्ज ओवर साइज है। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि साइज स्मॉल होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके अलावा लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप बाकी मेटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? थर्ड शेल से। और लिथियम के अंदर अगर आप देखें तो जस्ट सेकंड शेल तक होता है, और सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये भी आप एक पॉइंट बता सकते हैं कि इसके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। इस वजह से भी इसकी नेचर या इसकी प्रॉपर्टीज बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या होती हैं? थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच लिथियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से लिथियम अपना पिक्यूलियर बिहेवियर जो है वो शो करता है। अब हम आगे चलते हैं कि लिथियम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज में पिक्यूलर बिहेवियर शो करता है, या कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके अंदर लिथियम थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है रादर देन अदर अल्कली मेटल्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें, दैट इज हार्डनेस। हार्डनेस के अंदर आ जाता है लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर while the other alkali metals are softer। अब यहां पर दो वर्ड्स हैं, एक हार्डर है और एक लाइटर है। आपने इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। हार्डर का मतलब यह है कि इसकी हार्डनेस काफी ज्यादा है, और हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है? वो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि इसका साइज छोटा है, यहां पर मेटेलिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, तो मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता है उतनी मेटल की हार्डनेस ज्यादा होती है। तो ये मेटल हार्डर है। और लाइटर से मुराद क्या है? तो लाइटर से मुराद यह है कि इसकी डेंसिटी बड़ी कम है। ठीक है, लाइटर से मुराद यह है कि इसकी डेंसिटी क्या है? बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत कम है। ये बात हम जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अल्कली मेटल्स के अंदर डेंसिटीज बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी उसकी रीजन भी हमने देखी थी। तो उसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि इसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्यों कम है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब चूंकि इसका साइज छोटा है तो साइज छोटा होने की वजह से जाहिर सी बात है इसकी जो डेंसिटी है और जो इसका मैस है वो भी काफी कम है। तो उस लिहाज से अगर आप इसका देखें तो ये लाइटर होता है। ठीक है, डेंसिटी इसकी कम है। और हार्डर का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? वो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ है। तो मेटेलिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से ये हार्डर है। और लाइटर किस वजह से है? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? काफी कम है। अदर अल्कली मेटल्स की बात करें तो दे आर सॉफ्टर इन नेचर, वो सॉफ्ट होती हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें देखते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है? साल्ट्स ऑफ लिथियम विद एनाइंस ऑफ हाई डेंसिटी। ऐसे एनाइंस जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती हैं
उनके साथ अगर आप इसका साल्ट बनाएं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसे साल्ट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि Li2CO3, LiF, LiOH एटसेट्रा। ये जो हमारे पास साल्ट हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या रीजन है? तो रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जहां पर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी या हाइड्रेशन एनर्जी का ताल्लुक। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन किया जाता है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होता है, और अगर हमारे पास जो है वो लैटिस एनर्जी कम हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो फिर वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अब इस केस में अगर आप देखें तो लिथियम का स्मॉल साइज होने की वजह से इसके अंदर जो कोवेलेंट करैक्टर है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसमें कोवेलेंट बिहेवियर ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जितना कोवेलेंट बिहेवियर ज्यादा होता जाए, उतनी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो दैट्स वाई इसमें कोवेलेंट बिहेवियर आने से इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वो सारे के सारे वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। जो लिथियम है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती। अब ये लिथियम का ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये अभी हमारे लिए एक नई टर्म है, क्योंकि हमने अभी इसको डिस्कस नहीं किया। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे, तो वहां पर हम इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस। अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये बता देता हूं कि कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक मेटल केटाइन होता है, मेटल केटाइन। जैसे लिथियम का एक केटाइन है Li+1, लिथियम का एक केटाइन हो गया। इसके साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या कुछ ऐसे आयन आके कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि NH3 के पास आप जानते हैं लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर इसको डोनेट करके इसके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग जब बनती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। जैसे लिथियम अमोनिया का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना, उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें लिथियम+1 आयन जब बनता है तो इसके बाद 2s इसमें मौजूद है और इसमें 2p भी मौजूद हैं। P आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं और S 1 ऑर्बिटल होता है। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। अब 4 इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। वो जो वेकेंट ऑर्बिटल है ना, वो क्या करते हैं, वो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी मैंने क्या रीजन बताई कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी कम स्क्रीन्ड है, उसकी शील्डिंग ज्यादा नहीं है, तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को बड़ा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल उन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर आके तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो लिथियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनके पास भी ऑर्बिटल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। और मैंने बताया कि इसकी शील्डिंग कम है, तो इस वजह से ये फोर्सफुली अट्रैक्ट कर सकता है आने वाले उन नेगेटिव आयंस को या उन आने वाले मॉलिक्यूल्स को। तो दैट्स व्हाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 4, द रिएक्शन विद वाटर। लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली। लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ज्यादा जो है वो तेजी के साथ रिएक्ट नहीं करता, फास्टली रिएक्ट नहीं करता। इवन उसकी रीजन क्या है, तो लिथियम की चूंकि डेंसिटी बड़ी कम है, लाइटर एलिमेंट है, तो अगर आप इसको वाटर के ऊपर जो है वो फेंकें तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। बाकी भी फ्लोट करती हैं, लेकिन ये ज्यादा फ्लोट करता है, और जब ये फ्लोटिंग कंडीशन में होता है तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स फास्टली रिएक्ट करती हैं, या फिर आप कह सकते हैं वायलेंटली रिएक्ट करती हैं, या फिर आप उसको नाम दे सकते हैं विग्रियसली रिएक्शन करती हैं। तो विग्रियस रिएक्शन से क्या मुराद है कि बहुत तेज रिएक्शन और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इवन यहां तक कि बाकी अल्कली मेटल्स को अगर आप पानी में फेंकें तो उसको फौरी तौर पर जो है आग लग जाती है। अब वो आग कहां से लगती है, क्यों लगती है? असल में जब हम इस मेटल को पानी के अंदर फेंकते हैं तो वहां पर प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस,
और जो हाइड्रोजन गैस है उसके साथ साथ वहां पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है। उस हीट को लेकर वो हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है। तो दैट्स वाई इन सारी मेटल्स के अंदर जो विग्रियसनेस है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाते हैं उतना इनका रिएक्शन ज्यादा वायलेंट होता जाता है। तो लिथियम का जो रिएक्शन है दैट्स वेरी स्लोली रिएक्ट विद द वाटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। तो अभी मैंने बताया लिथियम की पोलराइजिंग पावर बड़ी ज्यादा है। तो साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। जो लिथियम के ऐसे साल्ट्स हैं जिनके अंदर पोलराइजेबल एनाइंस हैं, यानी कि जिन ऐसे एनाइंस जिनका साइज बड़ा है, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, वो कम स्टेबल होते हैं। उसकी क्या रीजन है? तो उसकी रीजन ये है कि जहां पर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ट्राई आयोडाइड्स हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह हैं, ये काफ़ी बड़े साइज के एनाइंस हैं। और बड़े साइज के एनाइंस के साथ जब ये बॉन्डिंग करता है तो उसकी अंदर कोवलेंट नेचर आ जाती है। और कोवलेंट नेचर आने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी रादरली आयनिक कंपाउंड्स क्या होती है, कम होती है। तो यही रीजन है कि लिथियम के जो ऐसे साल्ट्स हैं जो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस के साथ बनते हैं, दे आर लेस स्टेबल। और अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो इसके बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप बात करें बाकी अल्कली मेटल्स की, तो दे फॉर्म बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। वो बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है पोलराइजिंग पावर कम है, और पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से उनके ऐसे कंपाउंड्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स की बात करें, लिथियम व्हेन बर्न्ड इन एयर इट ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम जब एयर के साथ बर्न होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम प्लस ऑक्सीजन Li2O। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है उस ऑक्साइड को हमेशा हम क्या कहते हैं, दैट इज द नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर आप दूसरी साइड पर अल्कली मेटल्स, बाकी अल्कली मेटल्स की बात करें तो दे कैन फॉर्म परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। तो वो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे कि सोडियम का अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाए, उसको बर्न किया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो इट फॉर्म Na2O2, दैट इज सोडियम परऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप काउंट करें तो दैट इज -1। तो इस वजह से हम कहते हैं ये परऑक्साइड है। हाइड्राइड्स की बात करते हैं, लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल। लिथियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा स्टेबल है, जबकि बाकी अल्कली मेटल के हाइड्राइड क्या है, लेस स्टेबल हैं। क्या रीजन है उसकी? तो उसकी रीजन ये है कि हाइड्राइड आयन का भी साइज छोटा है, लिथियम का भी साइज छोटा है। तो जितना साइज कंपेरेबल होता है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो लिथियम हाइड्राइड जो है दैट इज मोर स्टेबल, व्हाइल द अदर अल्कली मेटल्स आर लेस स्टेबल। उसके बाद रिएक्टिविटी की बात करें तो मैंने पहले कह दिया कि लिथियम की चूंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बाकी अल्कली मेटल्स की निस्बत क्या है, कम है, लीस्ट रिएक्टिव। अदर अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, तो ये भी बात मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं कि लिथियम जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादातर कोवलेंट नेचर के कंपाउंड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो आयनिक नेचर के कंपाउंड्स बनाती हैं। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हैं कि लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट व्हाइल द अदर अल्कली मेटल्स कंपाउंड्स आर मोर आयनिक। इसके बाद है रिएक्शन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हम इथाइन को कहते हैं, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। लिथियम गिव्स नो रिएक्शन विद एसिटाइलिन। लिथियम एसिटाइलिन से रिएक्ट नहीं करता, जबकि बाकी मेटल्स एसिटाइलिन से रिएक्ट करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एसिटिलाइड्स। अब जैसे कि सोडियम का अगर आप इथाइन के साथ रिएक्शन देखें तो उससे सोडियम एसिटिलाइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ये एक फर्क आ गया। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो मैंने कहा था लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वही बात है कि लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दस कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम आर डीकंपोज ऑन हीटिंग। इसकी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से मैंने पहले कहा कि इसके अंदर आयनिक नेचर कम है, और अगर आयनिक नेचर कम हो तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो इसके कार्बोनेट और नाइट्रेट डीकंपोज हो जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करें तो लिथियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करें
तो लिथियम ऑक्साइड साथ में NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो बनेगी। जबकि बाकी अल्कली मेटल्स चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं तो उनके कार्बोनेट डीकंपोज नहीं होते, जबकि उनके नाइट्रेट डीकंपोज तो होते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट लिथियम के नाइट्रेट से डिफरेंट निकलती हैं। जैसे कि अगर आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करें तो वो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, जबकि लिथियम का जो नाइट्राइड था ये लिथियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ था। तो दैट इज द डिफरेंस कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर होने की वजह से, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स डिकम्पोज होते हैं। अदर अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स तो डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन नाइट्रेट्स अगर डिकम्पोज होते भी हैं तो उनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो लिथियम की निस्बत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 12 हाइड्रो ऑक्साइड्स। लिथियम हाइड्रोक्साइड आर अनस्टेबल व्हेन हीटेड। अगर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें तो ये लेस स्टेबल होता है और ये बड़ी जल्दी डीकंपोज हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड। जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड इज डीकंपोज्ड इनटू लिथियम ऑक्साइड प्लस साथ में वाटर बनेगा। जबकि अदर अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर स्टेबल, डू नॉट डीकंपोज। ये स्टेबल होते हैं और डीकंपोज नहीं होते। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो लिथियम गिव नाइट्राइड व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रोजन। लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करती। कार्बाइड की बात कर लें, लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स कार्बन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। हीट ऑफ सॉल्यूशन, लिथियम क्लोराइड हैज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। जो लिथियम क्लोराइड है इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के जो क्लोराइड्स हैं दे हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। उन सब की हीट ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं? एंडोथर्मिक हैं। तो ये हमारे पास जो है पेक्युलर बिहेवियर है लिथियम का, जो उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा कि अल्कली मेटल्स की निस्बत लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी डिफरेंट हैं। जहां पर बाकी मेटल्स रिएक्ट करती हैं लिथियम रिएक्ट नहीं करता, जहां पर लिथियम रिएक्ट करता है बाकी मेटल्स नहीं करती। तो ये है पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम और अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। और ये मैंने पहले भी बताया था कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग